तो मोनोहेलाइड का फर्दर क्लासिफिकेशन में रोमन नंबर 4 में लिखेंगे विनाइलिक हेलाइड। विनाइलिक हेलाइड में मेरे साथ गाना गाएंगे, मेरे साथ गाना गाएगा विशाल। विशाल बोलो मेरे साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन की, डबल बॉन्ड, नहीं आई आवाज, डबल बॉन्डेड कार्बन की डबल बॉन्डेड कार्बन की फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी। बस खत्म हो गया बेटा। बस अलाइलिक की फोटो और विनाइलिक की फोटो में एक छोटा सा ही फर्क है। अलाइलिक की फोटो में डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन की फ्री वैलेंसी में हम इंटरेस्टेड रहते हैं, और विनाइलिक के केस में हम डबल बॉन्डेड कार्बन की खुद की फ्री वैलेंसी में इंटरेस्टेड रहते हैं। इससे हेलोजन जोड़ दो तो विनाइलिक हेलाइड, इससे मास्टर जोड़ दो तो विनाइलिक मास्टर, इससे बच्चा जोड़ दो तो विनाइलिक बच्चा, इस फ्री वैलेंसी बॉटल जोड़ दो तो विनाइलिक बॉटल। बात समझ में आती है? हेलो हेलो, यस सर। फोटो बनाओ तो हाँ बोलो। एग्जाम्पल में ये लिख के बेटा आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट लाइन से फिर लिखेंगे एग्जाम्पल, और अब एग्जाम्पल में ये फ़ोटो बनाएंगे और ये सोच के बताएंगे क्या ये फ़ोटो भी डबल बॉन्डेड कार्बन की फ्री वैलेंसी है। हेलो, यस ऊपर जहाँ आपने फ़ोटो बनाई है वो फ़ोटो में ज़रा मुझे ये जानकारी दे दीजिए कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन की फ्री वैलेंसी होगी और उससे हेलोजन जुड़ेगा, तो ये जो डबल बॉन्डेड, ये तो दो फ्री वैलेंसी आ जाएगी यहाँ पे, ये एक आ जाएगी। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? क्या होगा? क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 3 बना रहा है, बॉन्ड पेयर 3 हुए, लोन पेयर है ही नहीं, ज़ीरो, तो स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। कोई दिक्कत? हेलोजन जुड़ाओ, सीधा एग्जाम्पल लिखिए, दोनों एग्जाम्पल लिख लो। बेंजीन रिंग से जुड़ा है, सर ये भी बेंजीन रिंग से ही जुड़ा है, वो बेंजीन रिंग से और कार्बन जुड़ा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? अल्टीमेटली बेंजीन रिंग के कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, तो हेलोरीन तो ये भी है। हेलोरीन भाई फैमिली मेम्बर, कोई एक एक फैमिली मेम्बर थोड़ी होता है सर, करोड़ों होते हैं। वो तो अपन एग्जाम्पल फ़ोटो बस ऐसी बनाई कि अपन समझ पाए। चलो, ये लिखने के बाद फिर से एक नोट डालिए बच्चों, और फिर से एक नोट आपके लिए सवाल ही है, आपको ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे नोट में, बोल सकता हूँ, शुरू करूँ? इज अराइल हेलाइड, इज अराइल हेलाइड अ टाइप ऑफ विनाइलिक हेलाइड? ट्रू फॉल्स? मेगा जवाब दो, जवाब दो। सर है? कैसे? कैसे? क्योंकि पिछला था। अरे हाँ बोल सर। तो। अरे बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन की फ्री वैलेंसी विनाइलिक है, बेंजीन रिंग की भी जो फ्री वैलेंसी है वो डबल बॉन्डेड कार्बन की ना फ्री वैलेंसी है, तो बिल्कुल सही है सर। विनाइलिक हेलाइड इज़ मतलब अराइल हेलाइड एक विनाइलिक हेलाइड का प्रकार है, बिल्कुल सही बात है। हाँ एक स्पेशल केस है क्योंकि इसमें पूरी पूरी जो पाई क्लाउड है वो रेजोनेंस में रहता है, वो एरोमेटिक है, वो अलग बात है, पर पाई के साथ तो जुड़ा हुआ है ना, तो बात तो सही। चलो आगे बढ़ जाओ। तो हमारा इंट्रोडक्शन में कैपिटल बी लिखेंगे। हम कंपाउंड के जनरल नेम के अलावा सिस्टमेटिक नाम भी जानना चाहेंगे, और सिस्टमेटिक नाम जैसे हमारा सिस्टमेटिक नाम हमारे माँ बाप स्कूल में दाखिला करके लिखवाते हैं, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिस्टमेटिक नाम उनका माँ बाप यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बताते हैं। उनके कुछ सेट ऑफ नियम हैं, और ये सेट ऑफ नियम हम पढ़ते हैं। कैपिटल बी, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब बच्चों उनकी नेमिंग। चलो शुरू करूं? चलो बेटा, मिडिल नाम और सर नाम, वैसे ही जैसे हमारा इन जनरल नॉर्थ इंडिया में हम लोग के नाम तीन हिस्सों में विभाजित होते हैं, नाम, मिडिल नाम और
सरनाम, जैसे नाम गौरव, मिडिल नाम सिंह और सरनाम अरोरा। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है बच्चों, वो 5 हिस्सों में विभाजित होता है। पहले लिखेंगे नहीं बेटा, पहले सिर्फ सुनेंगे मेरी बात को। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 5 हिस्सों में विभाजित होता है। जिस उस 5वें हिस्से में जो तीसरा हिस्सा होता है, थर्ड पार्ट जो होता है, वो कहलाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या दर्शाता है? वर्ड रूट दर्शाता है बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आपका प्रस्तुत कंपाउंड दिया गया है, उसमें मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कार्बन की कंटिन्यूस चेन कितने की है। कंटिन्यूस चेन बेटा, टोटल कार्बन गिन के कितने हैं नहीं पूछ रहा मैं, मैक्सिमम चेन कितने की है। जैसे जैसे मान लो आप सब ने पेड़ तो देखा ही होगा भाई, पेड़ का जो मोटा मोटा ट्रंक होता है, वो ट्रंक नीचे से जाता है, कई बार पेड़ जो है ऐसे घूम भी जाता है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है ना। हेलो, लेकिन बेटा क्योंकि कंटिन्यूअस चेन है, तो पेड़ की लंबाई आदमी फीता यहाँ से करेगा, फिर ऐसे घुमा के यहाँ तक नापेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस चेन है। हाँ, बीच में अगर कोई उसकी डाली भी है, और डाली भले मोटी है, मैं कहता हूँ ट्रंक जितनी मोटी है, लेकिन फिर भी सर वो है तो कंटिन्यूअस चेन नहीं है ना, वो तो अलग से ब्रांच है। तो ब्रांच के कार्बनों को काउंट नहीं करना है बेटा। वर्ड रूट किसको काउंट करती है? मेन चेन। अब सर मेन चेन सेलेक्ट कैसे करेंगे, उसका नियम बताऊंगा, पर फिलहाल आपको समझ में आता है कि मेन चेन में जितने कार्बन हैं उनकी संख्या को कौन बताता है? वर्ड रूट। कौन बताता है? जोर से बोलो। वर्ड रूट। अगर आपकी कार्बन की चेन में एक कार्बन है तो वर्ड रूट की में लिखोगे मेथ, 2 है तो लिखोगे एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, पूरा कर दे रहा हूँ मैं, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है, हालांकि ज़रूरी नहीं है पर भी लिखा है तो सुन लो, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डो डेक, 13 है तो ट्राई डेक, सो ऑन, हालांकि मतलब नहीं है। तो ये बताता है कार्बन की मेन चेन कितने कार्बन की है। कौन बताता है? वर्ड रूट। अच्छा, अब बेटा कार्बन की चेन को हमने अभी अभी सीखा है, हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। और कैपिटल आर को जनरली कहते क्या है बेटा? अबे अल्क नहीं दिख रहा, ये क्या लिखा है? ALK, अल्क। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अल्क। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मेन चेन में एक कार्बन की मेन चेन है, तो अल्क की जगह क्या लिखेंगे? तो अल्क की जगह क्या लिखोगे? दो कार्बन की चेन है तो अल्क की जगह क्या लिखोगे? तीन कार्बन की चेन है तो अल्क की जगह क्या लिखोगे? सो ऑन। मेरी बात समझ में आई? अल्क क्या समझा रहा है? हेलो, जनरल नाम। ठीक है। अब इतना आपको इंग्लिश में पता होगा। वर्ड के बाद में लगने वाली चीज़ कहलाती है सफिक्स, और पहले लगने वाली चीज़ कहलाती है प्रीफिक्स। यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों दो दो प्रकार के हैं। तो पहला सफिक्स वर्ड रूट के जो बाजू में आता है वो पहला सफिक्स प्राइमरी सफिक्स, बाद वाला सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट के जो पहले आता है वो प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरा आता है पहले, उसके पहले जो आता है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है। अब ये बाकी के जो दो प्रीफिक्सेस हैं और दो सफिक्सेस हैं, वो क्या दर्शाते हैं? आइए सुने, लिखना नहीं है अभी, सिर्फ सुनो। अच्छा, अब जो भी बेटा आपकी कार्बन की मेन चेन, कंटिन्यूस चेन आपने चुनी, अगर वो पूरी की पूरी मेन चेन, थोड़ी नहीं, पूरी की पूरी मेन चेन सिंगल बॉन्डेड है, तो प्राइमरी सफिक्स की जगह इस्तेमाल होगा एन। क्या इस्तेमाल होगा? अगर वो आपकी कंटिन्यूस मेन चेन कहीं भी डबल बॉन्डेड है, कहीं भी, बाकी सब सिंगल हो, पर कहीं भी एक जगह अगर दो कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड आ गया, तो अब प्राइमरी सफिक्स एन नहीं इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? इन। क्या होगा? और कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या इस्तेमाल होगा? आइन। तो आपका मेन चेन अगर सिंगल बॉन्डेड है, आप 10th पास हो तो आपको पता होगा, सैचुरेटेड है तो एन लिखा जाएगा, और अनसैचुरेटेड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन या आइन लिखा जाएगा, अकॉर्डिंगली जो हो। अब ये तो क्या प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताता है बेटा, और केवल तब इस्तेमाल होता है, ये मेरे मिडिल नाम की तरह है, ये केवल तब इस्तेमाल होगा जब आपकी मेन चेन साइक्लिक होगी। जितने भी कार्बन की हो, अगर साइक्लिक है
तो प्राइमरी प्रीफिक्स लग जाएगा साइक्लो। और अगर वो साइक्लिक नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे। क्या जगह छोड़ेंगे? नहीं सर, मिडिल नाम नहीं होता तो आदमी जगह छोड़ता है क्या? बोलो हेलो हेलो। बस, तो अगर होगा तो साइक्लो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स और प्राइमरी सफिक्स समझ में आ गया। ठीक है। अब बेटा हमको ये पता है सर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, और हमको ये भी पता है सर कार्बन कोई बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी तो है नहीं। तो एक्चुअली बेटा कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नेचर में बहुत सारे हैं, इसलिए अलग से केमिस्ट्री खुली है इनको समझने की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर कार्बन में ना कोई भी और एलिमेंट अगर लग जाए तो वो कार्बन की प्रॉपर्टी को ना केवल अपने हिसाब से चलाता है। मतलब ये ऐसे समझ लो कि घर तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे घर में कोई आदमी, बाहरी आदमी आ जाए और वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारे घर में रोटी क्या बनेगी, तुम मेहनत करोगे कि मजूरी करोगे कि रिक्शा चलाओगे, तुम्हारे बच्चे कितने होंगे, सब कुछ वो डिसाइड करे। तो कायदे से ऐसा बाहरी एलिमेंट जो आके हमारी पूरी प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा है, वो तो सर नॉर्मल आदमी नहीं रहा, उसको हम बाइज्जत, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और बेटा फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं सफिक्स, और उसको वो सफिक्स यूज़ कहाँ करते हैं? सबसे लास्ट में। उसके लिए यूज़ होता है सेकेंडरी सफिक्स। हेलो हेलो। अब बेटा सर आपने फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं लिखवा रहे हो? इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ बेटा क्योंकि पूरी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर फंक्शनल ग्रुप कायदे से आपके लिए एक चैप्टर है। तो आगे चैप्टर्स पढ़ोगे, फंक्शनल ग्रुप जानते जाओगे। तो यहाँ केवल फंक्शनल ग्रुप के मैं लिख के मैं काम ख़त्म कर रहा हूँ। अब मेन चेन में बच्चों कई बार कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स लगे रहते हैं जो जैसे आपके घर कोई ऐसा आदमी आया जो ये नहीं बता रहा कि आप करोगे, हाँ, लेकिन अगर आपके घर आया है तो आप कम से कम थोड़ा बहुत उसका ध्यान दे लोगे। तो है वो एलिमेंट, वो आपकी प्रॉपर्टी को चेंज भी कर रहा है। भाई आपके घर कोई आया, रात में आपने कम से कम अरे पूछा यार तेरे को क्या खाने पसंद है, उसने कहा चले मेरे को बैगन आलू पसंद है, तो आपने रात में बैगन आलू बनवा दिया। हाँ ठीक है, आपका वो रात का खाना लगभग वो डिसाइड कर रहा है, पर आपका ऐसा तो नहीं ना अगले दिन सुबह तुम काम पे जाओगे तो मना कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो मतलब कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कार्बन की चेन में लगते हैं, उसकी प्रॉपर्टी ऑल्टर करते हैं, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आ जाता प्रॉपर्टी में। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप ही हैं, लेकिन हम उनको सफिक्स ना लगा के उनकी कैटेगरी हमने कहाँ बनाई है? ब्रांचेस की तरह। और ब्रांचेस के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अच्छा, अब ब्रांच किसको किसको मानना है सर? देखो बेटा, नियम के हिसाब से जितने कार्बन आपने मेन चेन में चुने हैं वो तो चुन लिए। अगर कुछ कार्बन बच गए तो कार्बन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? आर से। ये तो सीखा है आपने। हेलो हेलो हेलो। और ये जो डंडा है ना बेटा, ये वो फ्री वैलेंसी है। कौन सी फ्री वैलेंसी? जिससे आपकी ब्रांच मेन चेन से जुड़ेगी। बेटा किसी का ऑडियो अनम्यूट है, बहुत नालायक है। कृष्ण ये भाग गया है, या तो ये बाती आ रहा है। गलत बात है बेटा, अगर क्लास में बैठे हो तो आपको केवल पढ़ाई में ही ध्यान देना चाहिए, घरों में इतना ध्यान रखो। चलो, तो अगर कार्बन की मेन चेन में बेटा कोई कार्बन छूट गया है तो कार्बन है तो आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और फ्री वैलेंसी ये दिखाती है कि ये मेन चेन से जुड़ा है। अच्छा, इन जनरल आर एक कार्बन को तो मैथ 2 का हुआ, एथ 3 का हुआ प्रॉप, लेकिन सर ये तो मेन चेन में लगता था। बेटा अगर ये ब्रांच की तरह छूट रहा है तो ब्रांच की तरह छूटने को समझाने के लिए हम नाम में जोड़ देते हैं अल के बाद आइल। मतलब एक कार्बन एज अ ब्रांच अगर लटका होगा तो उसको क्या बोलोगे बच्चों? मैथ, फिर क्या लगा दोगे? आइल। 2 कार्बन अगर जुड़ा होगा और ब्रांच की तरह एक्ट करा होगा तो एथ, फिर क्या लगा दोगे? आइल। मेरी बात समझ में आती है सबको? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक ब्रांच हो गया बच्चों अल्काइल। अच्छा, अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बच्चों, अल्काइल हैलाइड्स, हेलोजन भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कार्बन की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, लेकिन इतना नहीं चेंज करते, इसलिए उनको इज्जत हम, फंक्शनल ग्रुप तो हैं वो, लेकिन उनको इज्जत हम सेकेंडरी सफिक्स में नहीं, उनको कम इज्जत देते हैं, ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं, और इनका प्रीफिक्स लिखते हैं। फ्लोरीन लगा होता है तो लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरीन में क्लोरो, ब्रोमीन में ब्रोमो, आयोडीन में आयोडो।
ये कुछ ब्रांचें हैं जो पता होने चाहिए, कुछ और ब्रांचें भी जान लो बेटा। और ब्रांचें हैं NO2। NO2 भी है एलिमेंट कार्बन के अलावा, लेकिन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को इतना नहीं चेंज करता, इसलिए ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है। NO2 का प्रीफिक्स यूज़ करते हैं नाइट्रो। अब कई बार ऑक्सीजन लग जाता है, लेकिन ऑक्सीजन भी खुद नहीं लगा है। ऑक्सीजन ने एक वैलेंसी तो ओ खुद जुड़ा है मेन चेन से, ये देखो फ्री वैलेंसी है ना, तो इससे जुड़ जाएगा मेन चेन से, लेकिन वो फर्दर ओ दूसरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई कर रहा है, एक और कार्बन चेन से। वो कितने भी कार्बन की हो सकती है, इसलिए आर लगा दिया। OR भी बच्चों एक ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है। आर का चेन डिसाइड करेगा अल्क। अगर एक कार्बन है OCH3 लटका है तो CH3 मतलब एक कार्बन मतलब मेथ, और O से जुड़ा है मेथ, इसलिए कहलाएगा मेथ ऑक्सी, इसलिए जनरली अल्क ऑक्सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और एक और ब्रांच आपको पता होनी चाहिए बच्चों, बेंजीन रिंग खुद, ये जो फ्री वैलेंसी है ना, ये बेंजीन रिंग खुद कभी भी कार्बन मतलब स्ट्रेट चेन कार्बन से अगर बेंजीन रिंग लटक जाए बच्चों, तो बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड को भी हम डबल बॉन्ड की इज्जत नहीं देते। बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड को हम ब्रांच मानते हैं, और इस ब्रांच का नाम क्या लिखते हैं बच्चों? फिनाइल। क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं? फिनाइल। अब कई लोग कहेंगे सर बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड को इज्जत क्यों नहीं दे रहे आप? बेटा बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड को इज्जत इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होता। बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड सर रिएक्टिव क्यों नहीं होता? बेटा बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड रिएक्टिव इसलिए नहीं होता क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहता है, इसका अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ ये है बेटा कि रेजोनेंस इफेक्ट लगने के कारण बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड नॉर्मल डबल बॉन्ड जैसा रिएक्टिव नहीं बचता, ये खुश रहता है, खुश मिजाज है, स्टेबल रहता है। इसीलिए इसे हम इसके डबल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड की इज्जत देते नहीं, क्योंकि वो डबल बॉन्ड जितना शिद्दत से रिएक्ट करते ही नहीं, ये तो स्टेबल होते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। चलो। तो बच्चों अब मैं चाहूँगा कि आप ये टेबल फटाफट पहले पॉइंट नंबर 1 की बना दो। दिख रहा है सबको? यस। अच्छा, एक सेकंड बेटा, मैं आपको ये मैं आपको वो भेज दे रहा हूँ बच्चों, क्या स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि आप इसको घर में पॉइंट नंबर 1 भी लिख लो और पॉइंट नंबर 2 भी लिख लो, क्योंकि मैं आपको पॉइंट नंबर 2 भी पहले बता दे रहा हूँ। सुन लो पॉइंट नंबर 2 क्या है, फिर घर में लिख लेना, मतलब घर में क्या, अभी भी घर ही में हो, क्लास के बाद लिख लेना। पॉइंट नंबर 2 क्या है, सुन लो बेटा। बेटा नेमिंग में पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे, और दूसरा पॉइंट है रूल फॉर मेन चेन सिलेक्शन। मैंने बोला ना सर, कौन सी चेन मेन चेन मानी जाएगी? कंटिन्यूस चेन, लेकिन फिर भी उसमें कुछ नियम आते हैं जो IUPAC ने बनाए हुए, आपको पता होने चाहिए। मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुन लो, फिर इसको रिकॉर्डिंग भी देख लेना। बेटा हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, पर कभी केवल नियम लिख लो। क्या बेटा, कार्बन कंपाउंड में जहां भी फंक्शनल ग्रुप लगे हों, फंक्शनल ग्रुप तो सर हमें पता ही नहीं अभी, कोई बात नहीं, जब पता चलेगा तब देख लेना। जहां भी फंक्शनल ग्रुप लगे हों वो कार्बन को मेन चेन में सबसे पहले लेना, इसलिए पहले लिखा हुआ है फंक्शनल। अगर एक से ज़्यादा चेन ऐसी बन रही हो, टाई हो रहा हो या फंक्शनल ग्रुप ना मौजूद हो, तो टाई ब्रेक आगे बढ़ेगा। कभी भी कार्बन की चेन में जहां भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन कार्बन को मेन चेन में जरूर लो। उसके बाद मेन चेन, ऐसी चेन को मेन चेन मानो जिसे मानने पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स मिल रहे हैं। अगर सर इसमें भी एक से ज़्यादा चेन मिल रही हो तो टाई ब्रेक कौन करेगा? उस चेन को मेन चेन मानो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच मिले। इसमें भी टाई हो रहा हो तो क्या करें सर? उस चेन को मेन चेन मानो जिसमें लोएस्ट लोकेंट रूल सेटिस्फाई हो रहा हो। कौन सा रूल? ये समझ में आ रहा है ना इंग्लिश? लोएस्ट, LOWEST लोएस्ट, LOC लोकेंट, LOC लोकेंट, CNT लोएस्ट लोकेंट रूल। अभी क्या होता है मैं नियम समझाऊंगा। और आखिरी है बच्चों, इससे भी एक और आएगा, तो ऐसे करके लिखेंगे, लास्ट लिखेंगे रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन। क्या लिखेंगे? रूल ऑफ अल्फाबेट्स, रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन। चलो अल्फाबेटाइजेशन मत लिखना, इंग्लिश ज़्यादा है, वो मैं लिखवा दूंगा। ये बेटा आप लोग अपने क्लास नोट्स पहले इतने कंप्लीट करिए, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ आपको इस फोटो, इस पेज की। शायद आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आती है, बाकी चीज़ें